अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे और नॉवल को एंजॉय कर रहे होंगे। नए आने वाले व्यूअर से गुजारिश करूंगी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई आने वाली हर वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। नॉवल अच्छा लगने की सूरत में प्लीज आप शेयर भी किया करें। आइए बढ़ते हैं अपने नॉवल की तरफ। हियर वी गो। मामू, ममानी कहीं दिख नहीं रही, अस्परा ने यहाँ वहां देखते हुए कहा। मेरी जान, जैसे तुम्हारे पेरेंट्स मसरूफ लोग हैं वैसे मेरे भी मसरूफ है, अपने अपने कामों पर गए हैं। दानिश ने इसे कॉफी का मग पकड़ाते हुए कहा। वैसे मुझे लगता है मैंने बहुत अच्छा किया जो तुम्हें बता दिया। शुक्रिया इतना साथ देने के लिए। अस्परा ने मशकूर नजरों से इसकी जानिब देखा। दानिश, इससे पहले वो कुछ कहता बेला की आवाज ने अपनी जानिब में तवज्जो किया। जी मंचिक, मुझे चिटोस खाने हैं। इसने स्नैक्स की जानिब इशारा किया जो कैबिनेट के ऊपर पड़े हुए थे। हाँ चिटोस, और साथ एक आदत फिल्म भी देखते हैं, क्या कहती हो? इसने दोनों की जानिब देखा। मुझे लिटिल मैरिड मूवी देखनी है, बेला ने उछलते हुए कहा, जबकि अस्परा आंखें घुमाकर रह गई क्योंकि वो ये मूवी 100 से ज्यादा बार देख चुकी थी। नहीं, हम ये मूवी नहीं देख रहे, अस्परा ने एहतजाज किया। प्लीज, बेला ने मासूमियत से आंखें टिपटिपाते हुए कहा, जिस पर अस्परा मुस्कुरा दी और फिर वो तीनों लिविंग रूम में बैठकर मूवी देखना शुरू हो गए। तकरीबन 5 बजे के करीब मूवी देखते हुए बेला दानिश के सीने के साथ ही सर लगाए सो गई, जबकि वो दोनों मूवी का एंड देख रहे थे। तभी दानिश के मोबाइल पर टेक्स्ट आने लगा। सब ठीक है, कुछ गड़बड़ नहीं हुई? कुछ देर मैसेज पर बात करने के बाद इसने आहिस्तगी से कहा। क्या मतलब? अस्परा ने नासमझी से इसकी जानिब देखा। हमजा का मैसेज आया है, वहां कोई भी नहीं आया। मतलब कोई भी नहीं? दानिश ने इसकी आंखों में देखते हुए कहा, जिस पर अफसरा ने सुकून का सांस खारिज किया। देखा, मैंने कहा था ना, वो बस ऐसे ही तंग करने की कोशिश कर रहा है और कुछ नहीं। तुम फिक्र मत करो और आराम से घर भी जा सकती हो, इसने यकीन दिलाया। वो जल्दी से उठ खड़ी हुई जैसे इसकी जान में जान आई हो। कल से लेकर सब इतना अजीब और भयानक लग रहा था कि अब अच्छी खबर सुनकर इसके दिलो दिमाग में जैसे बोझ उतरा था। ओके, फिर अब हमें चलना चाहिए, अस्परा ने रिलैक्स होते हुए कहा तो दानिश बेला को गोद में ही उठाए बाहर आ गया। 1 मिनट, मैं तुम लोगों को खुद घर छोड़कर आता हूँ। इसने दरवाजा लॉक करके बेला को पिछली सीट पर लिटाया और खुद ड्राइविंग सीट पर संभाल ली, जबकि इसके बराबर अस्परा बैठ गई और वो लोग इनके घर के लिए निकल गए। ओके, अपना ख्याल रखना, प्लीज दरवाजा बगैर पूछे मत खोलना। मुझे कोच की तरफ से इतनी धमकियां ना मिल रही होती तो मैं अंकल आंटी के आने तक इधर ही रहता, दानिश ने उदासी से कहा। कोई बात नहीं, तुमने इतना ख्याल रखा है और देखो सब ठीक है, तुम आराम से जाओ, अस्परा ने मुस्कुराते हुए कहा। ओके स्वीट हार्ट, और कुछ भी हुआ तो मुझे फौरी कॉल करोगी, दानिश ने बाहर निकलते हुए कहा। ओके जनाब, जरूर, अस्परा ने मुस्कुराते हुए कहा तो वो चला गया। अस्परा ने फिर जल्दी से शावर लिया और इसके बाद रात के खाने के लिए कुछ बनाने लगी। चिकन बिरयानी साथ सलाद बनाने के बाद इसने वक्त देखा तो 8 बज गए थे। वो जल्दी से खाना ट्रे में रखकर ऊपर गई ताकि बेला को खिला सके। बेला उठ जाओ, खाना खा लो फिर सो जाना। वो ना उठी तो अस्परा ने इसे जबरदस्ती उठाकर बिठाया तो बेला ने ऊंची ऊंची रोना शुरू कर दिया। परी ने चम्मच चावल से भरकर इसके मुंह में रख दिया, जिससे इसका मुंह ही बंद हो गया और वो आहिस्ता आहिस्ता चावल चबाने लगी। अस्परा ने दिल में अल्लाह का लाख शुक्र अदा किया कि वो चुप तो की थी। खाना खाने के बाद बेला वापस से सो गई तो अस्परा इसका माथा चूमे के बाद नीचे आ गई। अभी वो खाना खाने के बाद किचन समेट ही रही थी तो वापस से दरवाजा नॉक होने की आवाज आने लगी। इसने वक्त देखा तो 9 बज रहे थे। लगता है मामा आ गई, इसने खुशी से कहते जैसे दरवाजा खोला सामने खड़े शख्स को देखकर इसकी आंखें खौफ से फैली। बिल्कुल वैसे ही लग रहा था जैसे इसने इसे आखिरी बार देखा था। अस्परा ने जल्दी से दरवाजा बंद करना चाहा लेकिन इसने दरमियान में ही अपना पांव रख दिया। ओपन इट, इसने वार्न किया। अगर मैं ना खोलूं तो? अस्परा ने इसे चैलेंज किया जबकि अपने हाथ दरवाजे के हैंडल में ही रहने दिए। वो बगैर इसे समझने का मौका दिए इसे साइड पर धकेलते अंदर दाखिल हो गया। अस्परा, इससे पहले वो कुछ रिएक्ट करती इसके कान में मलिहा बेगम की आवाज टकराई जो दरवाजे के पास ही खड़ी थी और साथ जब्बार साहब थे। वो दोनों भी घर में दाखिल हो गए। मामा, वो जल्दी से भागकर इनके गले से जा लगी। यहाँ क्या हो रहा है? अब्दुल जब्बार साहब ने परेशानी से पूछा। रास्ता दें, कोई 5 आदमी और इनके साथ एक वही शख्स जिसने इसे किडनैप किया था मार्केट से
اس کی आवाज गूंजी। जब्बार साहब ने ना समझी से इनकी जानिब देखा, लेकिन वो आराम से बगैर कुछ कहे इसी टैटू वाले आदमी के इर्द गिर्द जाकर खड़े हुए, जो मजे से टांग पर टांग रखे काउच पर बैठा हुआ था, जैसे वो यहाँ का शहनशाह और हम करीब इसकी राया। टेक अ सीट मिस्टर एंड मिसेस अब्दुल जब्बार। इसने पुरसुकून लहजे में मलीहा और जब्बार साहब को पास पड़े सोफे पर बैठने का इशारा किया, जबकि जब्बार साहब वहां ही खड़े इस शख्स को और इसके पीछे खड़े आदमियों का मुआयना करने लगे। इन्हें यहाँ इंतहाई कुछ गलत होने का एहसास होने लगा। मैंने तुम्हें कल क्या कहा था अस्परा? जब वो लोग नहीं बैठे तो इसने अस्परा की जानिब देखते हुए सुकून से पूछा। कल वाला सारा वाकया इसकी नजरों में घूमा। इसका वजूद लरसने लगा कि सारा सामान पैक करो और तुम मुझे 2 बजे लेने आओगे। अस्परा ने आहिस्तगी से कहा। तो तुमने यहाँ क्या हो रहा है अस्परा? अब्दुल जब्बार साहब ने इसकी बात काटते हुए सुलगते हुए लहजे में कहा। पापा, मुझे लगा मैं सब संभाल लूंगी। मेरा यकीन करें, मुझे नहीं पता ये शख्स कौन है और मुझसे क्या चाहता है। मेरा इसके साथ कोई लेना देना नहीं। अस्परा ने लरसती हुई आवाज में कहा, जबकि आंखों से आंसू बहने लगे। तुम कौन हो? हम लोगों से क्या चाहते हो? मलिहा बेगम ने सवालिया नजरों से इसकी जानिब देखा। जो मुझे चाहिए वो बिल्कुल मेरी नजरों के सामने है मिसेस जब्बार। इसे मुझे दे दें और यकीन करें, किसी को किसी भी किस्म का कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। इसने अस्परा पर अपनी नजरें गाड़ते हुए एक एक लफ्ज पर जोर दिया। मलिहा और जब्बार साहब ने कुछ लम्हे खौफ से इसकी जानिब देखा। किसी को नुकसान नहीं पहुंचेगा मतलब? तुम हो कौन? कहीं के गैंगस्टर हो? अब्दुल जब्बार साहब तपे हुए लहजे में बोले। लिसन लड़के, ये मेरा घर है और ये मेरी बेटी है, इसलिए चुप करके यहाँ से दफा हो जाओ, इससे पहले कि मैं पुलिस को बुलवाऊं। अब्दुल जब्बार साहब ने इसे धमकाया। वो शख्स जो काउच पर बैठा हुआ था खाली नजर से जब्बार साहब को देखने लगा और इस दौरान इसने एक दफा फिर से पलकें नहीं झपकी, जबकि इसके पीछे खड़े आदमी भी बिल्कुल स्टैचू की तरह नजर आने लगे, किसी भी तरह के जज्बात और एहसासात से खाली। फिर एकदम से इसका कहका गूंजा, जो इस घर के फर्द तो क्या दीवारों तक को खौफ से लर्जा गया। वो उठा, अपने कदम अब्दुल जब्बार साहब की जानिब बढ़ाने लगा। मलिहा बेगम ने जल्दी से अब्दुल जब्बार साहब का हाथ खौफ से पकड़ा। मुझे तुम्हारी बेटी चाहिए और मैं इसे लेकर ही जाऊंगा, बेशक तुम चाहो या। अब इसके अल्फाज मुकम्मल भी नहीं हुए थे कि अब्दुल जब्बार साहब ने जोर से इसके मुंह पर पंच मारा। इस शख्स ने सख्ती से अपनी आंखें बंद कर ली, यानी यकीन कर रहा हो कि सच में किसी ने इसको पंच मारने की गलती की है। अस्परा जल्दी से आगे बढ़ी और अब्दुल जब्बार साहब को इसकी पहुंच से दूर कर दिया। जब इसने अपनी आंखें खोली और इनमें अजीब सी वहशत थी, लेकिन वो नजरें जब्बार साहब पर नहीं बल्कि अस्परा पर मरकज थी। वो आगे बढ़ा, इसे बाजू से पकड़कर अपनी जानिब खींचा। खौफ से अस्परा का वजूद लरसने लगा। छोड़ो मुझे, मेरा हाथ छोड़ो, अस्परा ने चीखते हुए कहा और साथ ही पीछे मुड़कर देखा जहां इसके पापा इसकी जानिब बढ़ रहे थे, लेकिन इस डेवल के इशारे पर इसके आदमियों ने इन्हें पकड़ लिया। छोड़ो मुझे, सुनाई नहीं दे रहा तुम्हें? इसने इसके कलाई पर जोर से काटते हुए कहा, लेकिन गिरफ्त हल्की होने की बजाय सख्त हो गई। इस लम्हे इसके कान में इसकी मां के रोने की आवाज गूंजने लगी। जैसे ही पलट के इसने देखा, तकलीफ से दिल फटने लगा, क्योंकि इस आदमी इसके पापा को पीटने में मसरूफ थे। प्लीज रुको इन्हें, तुम्हें खुदा का वास्ता है प्लीज, अस्परा ने जो तब से मजबूती का मुजाहरा कर रही थी सिसकते हुए बोली। तो फिर जो मैंने तुम्हें कहा है वो तुमने माना क्यों नहीं? इसने नीचे झुककर सुकून से अस्परा के कान में सरगोशी नुमा कहा और साथ ही इसकी कमर पर अपनी गिरफ्त इस कदर सख्त की कि दर्द से अस्परा के मुंह से चीख निकल गई। प्लीज स्टॉप देम, आई बीइंग यू, अस्परा ने गिड़गिड़ाते हुए कहा। जी, जाने दो। इस रौबदार आवाज गूंजी, जिस पर फौरी अमल करते हुए इसके आदमियों ने अब्दुल जब्बार साहब को मारना बंद कर दिया। What do you want? अस्परा ने रोते हुए पूछा। यू, सुकून भरी आवाज गूंजी। मैं ही क्यों? इसने शिद्दत से रोते हुए पूछा। सिंपल, यू कैच माई आईज, सो आई रियलाइज यू मस्ट बी इन माई आर्म। इसने सरता पांव अस्परा को देखते हुए मजे से कहा और साथ ही अपनी गिरफ्त इसके गिर्द हल्की कर दी। क्या तुम पागल हो? तुम्हें समझ नहीं आ रहा तुम क्या कह रहे हो? अस्परा ने सुलगते हुए लहजे में कहा। मैं यहाँ ये देखने नहीं आया कि मैं क्या बोल रहा हूँ, सिर्फ तुम्हें साथ ले जाने आया हूँ।
प्लीज मुझे जाने दो। देखो, मैं जानती भी नहीं तुमको, तुम कौन हो? मुझ पर रहम करो और जाने दो। मैं वादा करती हूँ हम इस बारे में किसी को नहीं बताएंगे। इसने सिसकते हुए कहा। शायद वो रहम कर जाए, लेकिन वो अनजान थी, बेहिस लोग दूसरों की नहीं सुना करते। तुम्हें जिसने बताया है बताओ। आई डोंट केयर। मुझे इस फजूल दुनिया के लोगों से खौफ महसूस नहीं होता, वो सदमहरी से बोला। तुम जालिम और हार्टलेस शख्स हो, अस्परा ने गुस्से से कहा और साथ ही अपनी नजर सामने दौड़ाई जहां इसके पापा खुद को समेटने के साथ साथ इसकी वालदा को भी चुप करवा रहे थे। आई एम सॉरी बाबा, ये सारी गलती मेरी है, प्लीज मुझे माफ कर दें। अस्परा ने इनके करीब आकर होंठ से खून खुश करते हुए कहा। तुम्हारी इसमें कोई गलती नहीं, अब्दुल जब्बार साहब ने दर्द भरी आवाज में कहा। What's wrong with you, you bastard? Why you are doing this? जब्बार साहब ने हलक के बल चीखते हुए कहा। मैं यहाँ सिर्फ वो लेने आया हूँ जो मेरा है, जिस पर मेरा हक है। इसने अस्परा पर नजरें काटते हुए सुकून से कहा। वो तुम्हारी नहीं है और ना ही इसे मैं तुम्हें दे रहा हूँ। अब्दुल जब्बार साहब ने सुर्ख होती आंखों से इस जालिम की जानिब देखते हुए कहा। चले देखते हैं, लेकर तो मैं जाऊंगा ही, मेरी लाश से गुजर कर। एज यू विश मिस्टर अब्दुल जब्बार, इसने सुकून से कहा और फिर अपने आदमियों की तरफ इशारा किया। खौफ से अस्परा की आंखें फैली और जल्दी से अपने पापा के सामने खड़ी होगी। डोंट यू डेयर कम एनी क्लोजर, अस्परा ने चीखते हुए कहा जबकि आंखों से आंसू बहने लगे। किल एवरीवन, इसने हुक्म दिया। आगे बढ़कर अस्परा को अपने कंधों पर डालता बाहर की जानिब कदम बढ़ाने लगा। अस्परा ने चीखते और रोते हुए इसकी कमर पर अपने नाखून मारे, शायद वो इसकी गिरफ्त से निकलकर, मगर बेसुध। इसने अस्परा को लाकर गाड़ी में फेंका और दरवाजा लॉक कर दिया। वो जोर जोर से दरवाजे पर हाथ मारने लगी, जबकि दिल बेबसी और अजियत से तड़पने लगा। खुदा का वास्ता है, इसके मुंह में ही बाकी अल्फाज दम तोड़ गए, जैसे इसके कानों ने गोलियों के चलने की आवाज टकराई। सांसें थमी और आंखें पथराई। ये नामुमकिन है, मेरे मम्मा पापा, वो सख्ते की आलम में बड़बड़ाई। आंखों से आंसू रफानी से बहते हुए इसके गाल भिगोने लगे। ये ख्वाब है, इंतहाई खतरनाक ख्वाब, जिसका हकीकत से कोई लेना देना नहीं। मेरी अभी आंख खुलेगी और सब ठीक हो जाएगा। मेरे मामा पापा जिंदा हैं, इन्हें कुछ नहीं हो सकता। वो अपनी हथेलियों से आंसू खुश्क करती खुद से बड़बड़ाने लगी, लेकिन आंसू रुक ही नहीं रहे थे, मुसलसल बहते ही जा रहे थे। शायद वो भी जानते थे ये कोई ख्वाब नहीं बल्कि भयानक हकीकत है। मैं ही क्यों पल में तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद करके रख दी है, क्यों? कोई जवाब है तुम्हारे पास? अस्परा ने इसकी जानिब रुख करके चीखते हुए कहा, जबकि आंखें शिद्दत से बरसने लगी। It might seem crazy what I am about to say. Sunshine, she is here. You can take a break. I am hot air balloon that could go to space with the air. Like I don't care, baby. By the way, because I am happy. वो इसके अल्फाज को इग्नोर करता आराम से लिरिक्स बोलने लगा, जिससे इसका तड़पना सिसकना महसूस ही ना किया हो। अस्परा ने बेयकीनी से इसकी जानिब देखा। लोगों की जान लेकर ये गुनगुना रहा है, मेरी जिंदगी तबाह कर दी और इसके माथे पर एक शिकन तक नहीं। हम बस घर पहुंच गए, कुछ मिनट्स और। लिरिक्स गाने के बाद वो सुकून से बोला, जबकि इसको तो सांस लेना ही महाल होने लगा। तुम सच में मॉन्स्टर हो, अस्परा ने खुद को ही खुद के गले से लगाते सिसकते हुए कहा। निकलो बाहर। गराज में गाड़ी रोककर इसने अस्परा की जानिब देखते हुए कहा। जब वो एक इंच भी नहीं हिली तो वो गुस्से से गाड़ी से बाहर निकला और इसकी साइड का दरवाजा खोलकर इसकी आंखों में देखने लगा। मुझे अपने अल्फाज दोहराने की आदत नहीं है, इसने फोन किया। जब अस्परा पर कोई असर होता महसूस नहीं किया तो इसने अस्परा के बालों को मुट्ठी में जकड़ा और खींचते हुए बाहर निकाला। तुम बेहुस और घटिया इंसान हो, छोड़ो मुझे, इसने इसके सीने पर मुक्के बरसाते हुए सुलगते हुए लहजे में कहा। यकीन करो, तुम्हारी अकड़ बहुत जल्द तोड़ दूंगा और मुझे तुम्हें छूने की जरूरत नहीं है, ये मौका तुमने खुद दिया है। इसने इसके बालों को अपनी गिरफ्त सख्त करते हुए कहा
और साथ ही से अपनी बाहों में उठाता घर के अंदर और फिर सीढ़ियां क्रॉस करता हुआ एक कमरे में ले गया। तुम इंसान नहीं हो, दरिंदे हो, तुम्हें जान से मार दूंगी, असफरा ने इसे नाखून मारते हुए कहा, जबकि वो बेपरवाह बनाई से लाकर बेड पर पटका और दरवाजा लॉक करके चला गया, जबकि असफरा वहां बैठकर सिसकने लगी। मैं क्यों जिंदा हूँ? मेरी सांसें क्यों चल रही हैं? मेरी फैमिली के साथ साथ ये क्यों नहीं रुक रही? वो मुसलसल रो रो कर जब थक गई और आंखों से आंसू भी खुश्क हो गए तो अपनी नब्ज टटोलने लगी। तुम रुक क्यों नहीं जाती? रुक जाओ ना, और बर्दाश्त नहीं है, मुझ में सकत नहीं है इस मॉन्स्टर से उलझने की। प्लीज तुम सुन लो, तुम ही रुक जाओ, असफरा ने बेबसी से अपनी चलती फिरती सांसों को महसूस करते हुए कहा। सॉरी मामा पापा, मेरी वजह से, मेरी बेवकूफ़ी आप लोगों की जान लेने के सबब बन गई। काश मैं इसकी बात मान लेती तो ये सब ना होता। एक मिनट, मैंने इन्हें मरते हुए देखा तो नहीं, क्या पता वो जिंदा हो, क्या पता इन बेहिस लोगों में थोड़ी इंसानियत बाकी हो, असफरा ने एकदम उम्मीद से उठते हुए कहा। लेकिन वो तो बिल्कुल इसके पालतू कुत्ते हैं, ऐसा कैसे हो सकता है वो हुक्म दे और इसे माना ना जाए? असफरा ने वापस से जमीन पर गिरते हुए सिसकते हुए कहा। इस पल दरवाजा खुला और कोई अंदर दाखिल हुआ। जैसे जैसे इसके पांव की चाप करीब से सुनाई देने लगी, इसका दिल खौफ और बेबसी से तेजी से धड़कने लगा। वो इसके पास आके रुका और फिर नीचे इसके बराबर बैठ गया। मेरी तरफ देखो, इसने सुकून से मगर हुक्मिया लहजे में कहा, जबकि असफरा ने इसकी तरफ देखने की भी गलती नहीं की, बल्कि अपना आप खुद में ही छुपाने लगी। इसने अपना हाथ आगे बढ़ाया और थोड़ी सी पकड़कर इसका रुख अपनी जानिब किया। जब मैंने तुम्हें कुछ करने का बोलूं तो मतलब करो, समझ आया? इसने अपनी पीच ब्लैक आंखें इसकी ब्राउन आंखों में गाड़ते हुए कहा। जब असफरा की तरफ से कोई जवाब नहीं आया तो इसने गुस्से से इसकी ठोड़ी पर अपनी गिरफ्त मजीद सख्त कर दी। मेरे सवाल का जवाब दो असफरा, इसने सुलगते हुए लहजे में कहा। नहीं दूंगी, तुम्हारी वजह से मेरी फैमिली का कुछ अता पता नहीं है और तुम चाहते हो मैं तुम्हारा हुक्म मानूं? मैं मरना पसंद करूंगी लेकिन तुम्हारा कहा नहीं मानूंगी, वो चीखते हुए बोली। इसने इसकी थोड़ी को छोड़कर इसके बालों को अपनी मुट्ठी में जकड़ा और इंतहाई बेरहमी से इसे उठाकर खड़ा किया। छोड़ो मुझे, वो दर्द से बेहाल होते हुए कहने लगी। लेकिन वो इसकी बात को इग्नोर करता इसे खुद के सीने से लगा लिया और फिर इसके बालों पर अपनी गिरफ्त आहिस्ता आहिस्ता करके छोड़ दी। जाने दो प्लीज, असफरा ने सिसकते हुए कहा। क्यों कर रहे हो ये सब मेरे साथ? मैं तो कुछ नहीं जानती हूँ तुम्हारे बारे में, कहकर इसके सीने पर मुक्के बरसाती इसके असर से निकलने की कोशिश करने लगी, जबकि दूसरी तरफ वो इसके वजूद की खुशबू को हिफ्ज करने लगा। You smell so sweet, इसने इसके गिर्द अपनी ग्रिप ढीली करते हुए कहा, जिससे असफरा पल में इससे दूर जा खड़ी हुई। मुझे जाने दो प्लीज, असफरा ने इल्तिजाइया कहा। कभी नहीं, वह सुकून से दरवाजे के साथ पुश लगाए बोला, जबकि असफरा का वजूद खौफ से लरजने लगा। यू आर माइन, वो कहता हुआ इसकी जानिब बढ़ा, जबकि असफरा ने बेबसी से इसकी जानिब देखने लगी। ऑल माइन, व्हाटएवर यू लाइक इट और नॉट, इसने सरता पांव इसे देखते हुए कहा, जिससे असफरा की रीढ़ की हड्डी में खौफ की लहर दौड़ी। मुझसे दूर भागने की कोशिश मत करना, यकीन करो तुम दुनिया के किसी भी कॉर्नर में चली जाओ, मैं तुम्हें ढूंढ निकालूंगा, क्योंकि तुम्हारी आखिरी मंजिल हमेशा मैं ही होऊंगा। तुम्हारा दिल, दिमाग और रूह सब मेरा है। असफरा, जितनी जल्दी हो सके ये समझ जाओ तुम्हारे हक में अच्छा होगा। मैं ही क्यों? इस सारी दुनिया में इकलौती मेरे साथ ही क्यों? असफरा ने बेबसी से रोते हुए पूछा। शायद तुम्हारी ये खूबसूरती तुम्हें ले डूबी, जिसकी नुमाइश तुम क्लब में कर रही थी। इसने असफरा की जानिब इशारा किया, जो इस वक्त जीन्स और साथ ब्लैक कलर की शर्ट में मलबूस थी, जिसका गला काफी गहरा था। वो आगे बढ़ा और अपना हाथ आहिस्ता आहिस्ता इसकी गर्दन से नीचे की जानिब लाने लगा। यू आर क्रेजी, घटिया इंसान, दूर रहो, हरगिज मुझे छूने की कोशिश मत करो, असफरा ने इसे खुद से दूर धकेलते हुए इंतहाई गुस्से में कहा। आहा, मेरा हाथ लगाना बहुत तकलीफ दे रहा है। इस वक्त शर्म क्यों महसूस नहीं हो रही थी जब तुम्हारे साथ जो लड़का था वो तुम्हें छू रहा था? इसे खुद से ऐसे दूर क्यों नहीं धकेला? इसने असफरा के बालों को मुट्ठी में पकड़कर इसका चेहरा ऊपर की जानिब करते हुए कहा। तुम्हें पता है तुम सिर्फ मॉन्स्टर नहीं, तुम्हारी सोच भी बहुत घटिया है, और वो सिर्फ डांस कर रहा था। वैसे भी
इसे हक है, फियांसी है वो मेरा। अस्परा ने सुर्खौती आंखों से इसकी जानिब देखते हुए कहा, मतलब अगर कोई आपसे एंगेजमेंट कर ले तो इसे हक हासिल हो जाता है आपको छूने का? वो भी तुर्क बतुर्क की बोला। अपनी हद में रहो, अपने गिरानबान में झांक कर देखो, तुम खुद क्या हो? अभी 2 लोगों का कत्ल करवा कर आ रहे हो तुम्हारे माथे पर शिकन तक नहीं है। अस्परा ने जहर खंदक लहजे में कहा, मैं मानता हूं, मैं हूं घटिया। तुम जो भी मेरी शान में बोलो सब मान लिया, क्योंकि मैं जो हूं सामने हूं, दिखावा तो नहीं किसी किस्म का। अब तुम भी कबूल करो, तुम्हें अपने वजूद की नुमाइश करने में मजा आता है और किसी गैर का छूना तुम्हें बुरा नहीं लगता। वो इसकी आंखों में देखते हुए एक एक लफ्ज चबाकर बोला, तुम जहन्नुम में जाओ। और इस तरह के लिबास आजकल सब पहनते हैं। और रही दानिश की बात, तो वो मोहब्बत करता है मुझसे, मेरा मंगेतर है, इसने महज मेरे साथ डांस किया था। अस्परा ने इसे खुद से दूर धकेलते हुए तपे हुए लहजे में कहा, आहा, मोहब्बत? जिनसे मोहब्बत की जाती है इन्हें लोगों की नजरों से छुपा कर रखा जाता है, अपने दिल के किसी कोने में कैद करके, ताकि किसी की मैली आंख इसे छू ना सके, ना कि सरेआम नुमाइश के तौर पर ले जाया जाता है, जहां सारे लोग इसका दीदार करते फिरें। इसने आगे बढ़कर अस्परा की आंखों में देखते हुए सुकून से कहा। अस्परा का दिल तेजी से धड़कने लगा। तुम्हारा मतलब है जिससे मोहब्बत हो इससे कैद कर लो? अस्परा ने इसके दिल को झुठलाया। किसी को अपनी पनाहों में महफूज रखना तुम्हारी नजर में कैद है तो यकीन करो वो लड़कियां बहुत खुशकिस्मत होती हैं जो ऐसी कैद में रहती हैं, वरना कुछ तुम्हारी तरह भी होती हैं जो बेमोल मारी जाती हैं। तुम ऐसी बातें करते अच्छे नहीं लग रहे। तुम बेहिस हो, जिसके पास यहाँ दिल नहीं है, जो लोगों को सिर्फ तकलीफ देता है। वैसे एक बात बताओ, जब लोगों को तकलीफ पहुंचाते हो यहाँ कुछ महसूस होता है? मेरा मतलब थोड़ी अजियत, थोड़ा दर्द? अस्परा ने इसके दिल पर उंगली रखते हुए कहा, नहीं, क्योंकि इसका काम सिर्फ ब्लड पंप करना है, ना कि जज्बात महसूस करना। मुझे लज्जत मिलती है लोगों को तड़पाना और सशक्ता देखकर, जैसे मुझे तुम्हें इस हालत में देखकर मिल रही है इस वक्त। तुम बहुत बुरे हो, यकीन करो, बहुत बुरे। जानता हूं। वहां कपड़े हैं, अपना लिबास बदलो, वरना मैंने खुद बदल दिया तो तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा। और यहां से भागने की कोशिश मत करना, वरना जो मैं तुम्हें सजा दूंगा वो तुम्हारी सोच है। तुम जानती हो तकलीफ पहुंचाने मेरा वजूद कपकपाता नहीं है। वो इसे वॉर्न करता कमरे से निकल गया, जबकि अस्परा वहां ही जमीन पर बैठते हुए सिसकने लगी। या अल्लाह प्लीज, मेरे मामा पापा जिंदा हो, मैं यहाँ मजीद नहीं रह सकती, मुझे वापस जाना है अपनों में। वो शिद्दत से रो दी। शायद तुम्हें तुम्हारी खूबसूरती ही ले डूबी है जिसकी नुमाइश तुम क्लब में कर रही थी। जब मजीद रोने की सकत नहीं रही तो इसकी नजर अपने वजूद पर पड़ी और इसी पर डेवल के अल्फाज इसके जहन में हथौड़े की मानित गूंजने लगे। इसने पलके उठाकर सामने देखा तो मिरर मौजूद था। वो जल्दी से उठकर इसके सामने जा खड़ी हुई। आखिर क्या खराबी है इस लिबास में? किधर की अपने वजूद की नुमाइश? वो मिरर के सामने खड़ी होकर अपने लिबास का जायजा लेने लगी। ब्लैक जीन्स जो इसकी टांगों तक के साथ चिपकी हुई थी और ऊपर ब्लैक ही शर्ट जो इसके वजूद को हक किए हुए थी। ये लिबास इसके वजूद को काफी नुमाया दिखा रहा था। गोल्डन बाल पोनी में कैद थे, जबकि इसकी कुछ रटें इसके मुंह को चूम रही थी। सुर्ख और सफेद रंगत के हाथ लगाने से मैली हो जाए, जबकि गहरी ब्राउन आंखें मुसलसल रोने की वजह से सुर्ख हो रही थी और गुलाबी लब खौफ से अभी तक हल्के हल्के लरज रहे थे। इसमें क्या खराबी है, क्या गलत है इसमें? मुझे तो आज तक कभी किसी ने नहीं टोका। इसकी सोच ही घटिया है। अस्परा ने नम आंखों से एक एक लफ्ज चबाकर कहा और साथ ही इसकी नजरें दाएं जानिब उठी जहां वार्डरोब मौजूद थी। फिर से इस मॉन्स्टर के अल्फाज जहन में आसमाए। वहां कपड़े हैं, अपना लिबास बदल लो, वरना मैंने खुद बदल दिया तो तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा। वो छोटे छोटे कदम उठाती इस वार्डरोब के सामने जा खड़ी हुई और इसका दरवाजा खोल दिया, जो मुख्तलिफ ब्रांड्स के कपड़ों से भरा हुआ था, लेकिन इनमें एक भी जीन्स और शर्ट नहीं थी, बल्कि कुर्ते और फ्रॉक्स वगैरह थी जो हैंग की हुई इंतहाई खूबसूरत लग रही थी। इसने धड़कते दिल के साथ हाथ बढ़ाया और ग्रे कलर का कुर्ता और साथ ब्लैक कैपरी निकाल ली, जिसके साथ ब्लैक ही दुपट्टा था। लेकिन मैं इसमें झल्ली लगूंगी, मुझे तो संभालना ही नहीं आएगा। मैं नहीं पहन रही, जो करना है आकर कर ले। अस्परा ने ड्रेस बेड पर फेंक कर रोते हुए कहा। अस्परा, तुम भूल गई
वो मॉन्स्टर है, जो कहता है करता है। तुम क्या चाहती हो वो आकर खुद तुम्हारे कपड़े बदल दे? इसका दिल मनमनाया। वो बौखलाए हुए जल्दी से उठी और वॉशरूम में घुस गई। कुछ देर में फ्रेश होकर कपड़े बदलकर बाहर निकली और वापस से मिरर के सामने जा खड़ी हुई। देखा, मैंने कहा तो था मैं झली लगूंगी। अब इस दुपट्टे का क्या करूं? वो नम लहजे में बड़बड़ाई। कुछ तो रास्ता होगा यहाँ से निकलने का, वरना मैं मर जाऊंगी यहाँ ऐसे ही। वो शिद्दत से रोते हुए बोली और दुपट्टा ऐसे ही अपने गले में डाल दिया। वो आगे बढ़ी और पर्दे पीछे कर दिए, जिससे सूरज की किरणें इसके मुंह पर आकर गिरने लगी। इसने थोड़ा दूर हो देखा। इसे यह घर जंगल में महसूस हुआ, क्योंकि दूर दूर तक सिर्फ दरख्त ही नजर आ रहे थे। मुझे यहाँ से निकलना होगा। मैं निकल सकती हूँ, अभी तो यहाँ कोई गार्ड भी नहीं है। बाहर गार्ड को ना देखकर वो दरवाजे की जानिब बढ़ी और बालों वाली पिन से लॉक खोलने लगी। लेकिन जैसे इसने हैंडल घुमाया, दरवाजा वैसे ही खुल गया, क्योंकि वो लॉक था ही नहीं। दरवाजा खुल जाने पर इसकी आंखों में उम्मीद की किरण जागी और वह जल्दी से रूम से निकलकर बाहर आ गई। नीचे किसी का नामो निशान भी मौजूद नहीं पाया, तो वो आहिस्ता आहिस्ता सीढ़ियां उतरने लगी। या अल्लाह, प्लीज बचा लेना। अगर इस ड्राइवर ने देख लिया तो जरूर मेरी गर्दन काटकर जंगल के शेर के आगे फेंक देगा। वो मुंह में बड़बड़ाई और साथ ही नजर घुमाकर यहाँ वहां देखा तो इसकी सांसें थमी, क्योंकि इस घर इसकी सोच से भी ज्यादा खूबसूरती से सजा हुआ था। आखिर ये बंदा है कौन? किसी रियासत का शहजादा है या खुद बादशाह है? वो मुंह ही मुंह में बोलती जाकर दरवाजे के सामने जा खड़ी हुई। मैडम, मैंने आपके लिए नाश्ता बना दिया है, हो सकता है आपको भूख लगी हो, आकर कर ले। इससे पहले वो दरवाजा खोलती पीछे से एक औरत की आवाज इसके समातों से टकराई, इसलिए वो जल्दी से दरवाजा खोलने का इरादा तर्क करके इसी की जानिब मुड़ी। क्या ये भी मेरी तरह यहाँ कैद है? वरना कौन जानने बूझते इस जल्लाद के साथ रहेगा? वो सामने इस 30 साल खड़ी औरत को देखते हुए दिल में सोचने लगी, मैं यहाँ मुलाजमा हूँ, मेरा काम यहाँ खाना बनाना है। असफरा को कोई खुद की जानिब घूरते देखा तो वो अदब से बोली, इस वक्त वो किधर है? असफरा को इस मॉन्स्टर का नाम नहीं आता था, इसीलिए बगैर नाम के बोली, सर बाहर गए हैं और सख्ती से ऑर्डर दिया है आपको नाश्ता करवाने का, और प्लीज यहाँ से भागने की कोशिश मत करे। आखिरी बात इसने इंतहाई खौफ से कही, क्योंकि असफरा ने इसकी आंखें डर से फैलती हुई महसूस की थी। शायद इसे इसकी जान से ज्यादा इस वक्त अपनी जान की फिक्र थी। मुझे भूख नहीं। असफरा ने इसका घबराना महसूस करके मुस्कुराते हुए कहा, प्लीज कुछ खा लें, वरना नताज मुझे भुगतना होंगे। इसने नम आंखों से असफरा की जानिब देखते हुए कहा, ओके तुम चलो, मैं आ रही हूँ। ये सुनकर वो मुस्कुराते हुए किचन की जानिब बढ़ गई, जबकि असफरा ने दरवाजा खोलना चाहा, लेकिन ये क्या, वो पासवर्ड मांगने लगा। उफ, अब इसका पासवर्ड कैसे पता करूं? वो लब चबाते हुए बोली और साथ ही किचन में चली गई, शायद इस मुलाजमा से कुछ पता लगवा सके। इसने नाश्ते में ब्रेड और अंडा लिया और साथ जूस। वो नाश्ता करते हुए मुलाजमा से पासवर्ड को पूछने लगी, जबकि वो खामोश रही, यानी इसे सिर्फ नाश्ता करवाने का ही हुक्म था और कुछ नहीं। नाश्ता करने के बाद वो मुसलसल यहाँ वहां से बाहर निकलने की कोशिश करती रही। जब कोई सहारा नहीं बना तो थककर काउच पर बैठ गई और आंखें बंद कर दी। आंसू दोबारा आंखों से निकलकर इसका चेहरा भी खोने लगे, जबकि वो ढीठों की तरह आंखें बंद किए बैठी रही। ऐसे बैठे बैठे कब असफरा की आंख लगी से जरा एहसास नहीं हुआ, लेकिन नींद में भी इसे महसूस हुआ जैसे पानी के कतरे इसका चेहरा गीला कर रहे हों। लेकिन वो नजरअंदाज करती वैसे ही बैठी रही। जब 2-3 कतरे मजीद गिरे तो इसने झट से अपनी आंखें खोल दी, जो पीच ब्लैक आंखों से टकराई। मॉन्स्टर को अपने चेहरे के इतना करीब देखकर इसके दिल की धड़कनें खौफ से बढ़ने लगी, जबकि मुंह से वो चीखने लगी और साथ इसका हाथ काउच से पीछे करके उठने की कोशिश करने लगी, मगर वो ढीठ बना वैसे ही इस पर झुका रहा। इसे महसूस हुआ जैसे कुछ मॉन्स्टर के सर से नीचे गिरकर इसके चेहरे को छू रहा हो। असफरा की खौफ से सांसें थमी। You are looking so beautiful in this dress. यकीन करो, इस मुकम्मल लिबास में तुम और भी हसीन और दिलकश लगती हो। इसने हाथ आगे बढ़ाकर इसके गाल को अपने हाथ की पुष्ट से छुआ। असफरा का पूरा वजूद खौफ से कांपा। वो इसे खुद से दूर धकेला और इससे पहले मॉन्स्टर लड़खड़ाकर नीचे गिरता, असफरा ने जल्दी से इसे सर की पुष्ट से पकड़कर सहारा दिया। वैसे तो मुझे बहुत बातें करते हो, अब खुद शर्म नहीं आई शराब में यूं बेहाल होकर आते हुए? इसने सुलगते हुए लहजे में कहा। तभी अपने हाथ पर कुछ महसूस करके अपना हाथ आगे करके देखा तो इसकी आंखें वहशत से फैली। ओह मेरे खुदाया, ये खून है, खून, मुझसे दूर रहो, असफरा ने सिसकते हुए कहा और इसे काउच की जानिब धकेला। इससे पहले वो इससे 2 कदम दूर जाती, इसने जल्दी से आगे बढ़कर इसका हाथ थाम लिया। प्लीज मुझे जाने दो,
प्लीज तरस खाओ, मुझे जाने दो। अस्परा ने रोते हुए कहा और साथ अपना हाथ छुड़वाने की कोशिश करने लगी। कभी नहीं, क्योंकि तुम और तुम्हारी जात सिर्फ और सिर्फ मुझसे जुड़ी है। इसने जल्दी से उठकर अस्परा को बालों से पकड़कर सुलगते हुए लहजे में कहा। इसके चेहरे और बालों को खून में भीगा देखकर इसका वजूद लरसने लगा। प्लीज, वो इसके सामने गिड़गिड़ाई। अस्परा, अपने इस नाजुक से दिमाग में जितनी जल्दी हो सके बिठा लो। तुम सिर्फ और सिर्फ मेरी हो। तुम्हें देखने, छूने और महसूस करने का हक सिर्फ मेरा है। और अगर तुमने मुझे दूर जाने की कोशिश की तो मैं तुम्हें बताऊंगा मुझे मेरी दुनिया में स्कॉर्पियो के नाम से क्यों जाना जाता है। उसकी ब्राउन आंखों में देखते हुए एक एक लफ्ज चबा कर बोला, जबकि अस्परा पथराई आंखों से इसकी जानिब देखने लगी। मुझसे दूर रहो, वो लड़खड़ाती हुई आवाज में बोली और इसे खुद से दूर धकेलने की कोशिश करने लगी। तुम्हें समझ। इससे पहले वो कुछ गलत करता किसी ने पीछे आकर इस स्कॉर्पियो का वजूद अपनी बाहों में जगड़ा और इसे अस्परा से दूर किया। अस्परा ने खौफ से चीखें मारनी शुरू कर दी। रिलैक्स, मैं यहाँ तुम्हें किसी भी किस्म का नुकसान पहुंचाने नहीं आया, इसलिए खामोश हो जाओ। इस शख्स ने नरमी से कहा। इसकी गर्दन पर भी टैटू मौजूद था, बिल्कुल जैसे स्कॉर्पियो की गर्दन पे मौजूद थे। देखो, ये इस वक्त गुस्से और अल्कोहल की लपेट में है। इस वक्त ये क्या कर रहा है, इसे कुछ भी होश नहीं है। तुम जाओ ऊपर, खुद को कमरे में लॉक कर लो। इस शख्स ने मॉन्स्टर को अपनी गिरफ्त में सख्ती से दबोचकर अस्परा को नरमी से कहा। मॉन्स्टर जो इसकी गिरफ्त में था, इसे आने वाले शख्स के पेट पर जोर से पंच मारा और वापस से अस्परा की जानिब भागा। इससे पहले वो पहुंचता, दूसरे शख्स ने फुर्ती से इसे पकड़कर पेट पर एक दो पंच मारकर वापस से खुद की बाहों में जगड़ा। यू आर माइन, ओनली माइन, कम टू मी अस्परा, कम टू मी, वो चीखते हुए बोला और साथ अपना आप आने वाले शख्स की गिरफ्त से छुड़वाने की कोशिश करने लगा। स्कॉर्पियो, काम डाउन, शी इज हियर, इसलिए रिलैक्स भी हो जाओ, इस शख्स ने सुलगते हुए लहजे में कहा और इसे मजीद अपने बाजुओं में जकड़ने लगा। नहीं, वो छोड़कर चली जाएगी जैन, वो भाग जाएगी। तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रहा? स्कॉर्पियो शोला बरसाती नजरों से इसकी जानिब देखते हुए कुर्राया। वो नहीं जाएगी अरहम, प्लीज खामोश हो जाओ। यकीन करो, वो कहीं नहीं जाएगी, जैन ने अरहम के बाल सहलाते हुए कहा। जाओ यहाँ से, ये जब जब तुम्हें देखेगा तुम्हारी जानिब भागेगा, इसलिए जाओ यहाँ से। जैन ने जब देखा वो वहीं खड़ी है तो सुलगते हुए लहजे में बोला। अस्परा ने खुद की जानिब देखा जहां इसके लिबास पर जगह जगह खून के निशान लगे हुए थे। साथ एक नजर साथ अरहम को देखा जो इतनी बुरी हालत के बावजूद इसकी जानिब बढ़ने की कोशिश कर रहा था। इसका दिल तेजी से धड़कने लगा और फिर वो बगैर पीछे देखे ऊपर की जानिब भाग गई। जब वो अपने कमरे में पहुंची तो इसे नीचे मुख्तलिफ चीजें टूटने की आवाज आने लगी, साथ अरहम के किसी दूसरी जुबान में जैन के साथ ऊंची ऊंची बोलने की। जैसे जैसे शोर बढ़ने लगा, अस्परा की आंखें शिद्दत से बरसने लगी। अस्परा, स्वीट हार्ट, दरवाजा खोलो प्लीज। एकदम से अरहम की आवाज अपने दरवाजे के सामने सुनी तो अस्परा की जान हथेली में आ गई। वो सांस रोके दरवाजे पर अरहम की दी जाने वाली दस्तक सुनने लगी। इसी पल इसे महसूस हुआ जैसे दो लोग इसके करीब पहुंचे हैं और किसी और ही जुबान में इसके साथ उलझ रहे हैं। फिर कुछ मिनट्स के बाद सारा शोर बंद हो गया। इसने धड़कते दिल के साथ खिड़की से पर्दे पीछे किए और देखा वहां तीन आदमी अरहम को जबरदस्ती गाड़ी में बिठा रहे हैं और फिर जैन ने ड्राइविंग सीट संभाली और इसे लेकर वहां से चला गया। इनके जाने के बाद अस्परा ने जल्दी से वार्डरोब से जो ड्रेस हाथ में आया पकड़ा और वॉशरूम में घुस गई। खून के दाग खुद से मिटाकर कपड़े बदलकर वो जल्दी से सीढ़ियां उतरकर नीचे आने लगी। कुछ देर पहले जो ये हाल खूबसूरती का मुंह बोलता सबूत था, अब यहाँ सब कुछ तहस नहस हुआ पड़ा था। हर चीज टूटकर बिखरी पड़ी थी, जैसे यहाँ कयामत आकर गुजरी हो और सब कुछ तबाह कर गई हो। मैं यहाँ नहीं रह सकती, वो नम आंखों से सब देखते हुए बोली और कुदरत की तरफ से सामने दरवाजा खुला हुआ था। वो बगैर सोचे समझे इसकी जानी बढ़ी और फिर वो मेन गेट क्रॉस करके घर से ही बाहर चली गई। वो दीवाना वार भागने लगी, जैसे यही एक आखिरी मौका हो जिंदगी वापस से जीने का। इसीलिए वो बस अंधाधुंध भागती रही। काफी देर मुसलसल भागने के बाद जब वो थक गई तो रुकी और लंबे लंबे सांस लेने लगी। इसने आसपास देखा, अभी भी वो जंगल में ही थी। इसने साथ ही एक रोड देखा और फिर इस पर भागने लगी, शायद ये किसी की मंजिल की जानिब ले जाए। काश देर भागने के बाद इसने खुद को हल्की हल्की आबादी में पाया तो इसकी सांसों में सांस आई। कुछ देर चलने के बाद इसकी नजर एक क्लब पर पड़ी तो इसे याद आया, यहाँ वो पहले भी अपनी दोस्तों के साथ आई हुई है। इसने ही पास ही एक शॉप थी, वो जल्दी से इसमें घुस गई। एक मिनट भाई, अपना सेल दीजिएगा, एक कॉल करनी है। पहले तो इस आदमी से ने इसे मशकूक नजरों से देखा,
लगती तो किसी अच्छे घराने से हो, इसीलिए दे देता हूँ। इसने इसके लिबास और फिर इसकी जानिब देखते हुए कहा और साथ ही इसे अपना सेल दे दिया, जो अस्परा ने जल्दी से पकड़कर दानिश का नंबर मिलाया। उठाओ प्लीज, उठाओ, अस्परा ने यहाँ वहाँ टहलते हुए कहा और इसी वक्त दूसरी जानिब से कॉल उठा ली गई। हेलो हेलो दानिश, मैं हूँ अस्परा, इसने नम लहजे में कहा। अस्परा किधर हो यार, मेरी जान पर बनी हुई है, तुम्हारा कोई नामो निशान ही नहीं है, दानिश ने फिक्रमंदी से कहा। दानिश, वो इसका नाम लेकर शिद्दत से रो दी। प्लीज अस्परा रो मत, मुझे बताओ तुम हो किधर, मैं तुम्हें अभी लेने आता हूँ। तुम्हारे घर गया था, पुलिस ने कहा तुम्हारी फैमिली किडनैप हो गई है, दरवाजा भी टूटा हुआ है, पुलिस यहाँ छानबीन कर गई है। प्लीज अस्परा कुछ बोलो, किधर हो, दानिश ने परेशानी से कहा। तुम्हें याद है एक दफा तुम मुझे डेट्रेक्स क्लब लेकर आए थे, मैं इस वक्त इधर ही हूँ, अस्परा ने नम लहजे में कहा। ओके तुम इधर ही रुको, मैं बस अभी आया, प्लीज वहां से अब कहीं मत जाना, मैं बस आया मेरी जान, वो कहता जल्दी से कॉल बंद कर गया। अस्परा ने आदमी को सेल देने के बाद बाहर आकर यहाँ वहां टहलने लगी। दिल था कि खौफ से फटने के करीब तक कि कहीं हरम को पता न चल जाए कि वो इसे यहाँ से लेकर जाए। अभी वो खुद की जात से ही लड़ रही थी, अपने करीब गाड़ी के रुकने की आवाज सुनी, वो बुखलाकर उछली। मैं हूँ दानिश, इससे पहले वो चीखती दानिश जल्दी से गाड़ी से निकलकर इसे खुद के सीने से लगा गया। इसकी आवाज सुनकर अस्परा आहिस्ता आहिस्ता रोने लगी। क्या हुआ बताओ मुझे, वो नरमी से बोला। मुझे पहले यहाँ से ले जाओ, आई प्रॉमिस मैं तुम्हें सब बता दूंगी, बस पहले यहाँ से ले जाओ, अस्परा ने इल्तिजाइया कहा। दानिश ने इस बात में सारे राह दरवाजा खोलकर इसे गाड़ी में बिठाया और खुद ड्राइविंग सीट संभाली और गाड़ी जन से भगा ले गया। मैं इसे जान से मार दूंगा, हम कल ही इसके खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाएंगे, तुम फिक्र मत करो, हम दोनों मिलकर तुम्हारे पेरेंट्स को भी ढूंढ लेंगे। अस्परा ने से सब कुछ जान लेने के बाद दानिश सुलगते हुए लहजे में बोला। मेरे वहां से चले जाने के बाद क्या हुआ था, अस्परा ने आस्की से कहा, क्योंकि इसका दिल खौफ से लर्जा था कि इसके पेरेंट्स को ना कुछ हो गया हो। तुम लोगों के नेबर्स ने देखा कि घर का दरवाजा खुला हुआ है तो उन्होंने पुलिस को इन्फॉर्म किया, उन्होंने यहाँ आकर तहकीक की, मगर इन्हें किसी किस्म का कोई सबूत नहीं मिला। मैं जब यहाँ आया तो मुझे भी इन्होंने ही बताया, यकीन करो सोच सोच कर मेरी हालत खराब और दिमाग मौफ हो रहा था। दानिश ने इसकी जानिब देखते हुए आस्की से सब बताया। इसने हुक्म दिया था मेरे पेरेंट्स को जान से मार दो, मुझे नहीं लगता वो जिंदा होंगे, अस्परा ने बेबसी से कहती शिद्दत से रो दी। चीजों को गलत नजरिए से मत सोचो, वो ठीक होंगे, हम इन्हें ढूंढ निकालेंगे, इसने गाड़ी को रोकते हुए सुकून से कहा। लेकिन अस्परा भूल जाओ, और ये तुमने क्या पहना हुआ है, आज से पहले तो कभी नहीं देखा ऐसे लिबास में, दानिश ने अस्परा के लॉन्ग शर्ट साथ कैपरी की तरफ इशारा करते हुए कहा। वहां कपड़े हैं, अपना लिबास बदलो, वरना मैं खुद बदल दिया तो तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा, तुम मुकम्मल लिबास में और भी दिलकश और खूबसूरत लगती हो। अस्परा ध्यान से, और तुमने बताया क्यों नहीं जो मैंने पूछा, वो जो इसके ख्यालों में खोई अचानक से गिरने लगी थी। अचानक दानिश की आवाज में होश की दुनिया में आई। कुछ नहीं, ये कपड़े इसी के लाए हुए हैं, अस्परा ने बौखलाते हुए कहा। ओ चलो अंदर जाकर बदल लो, फिर सुबह निकलना भी है हमें, दानिश ने अपने कमरे की जानिब इशारा करते हुए कहा। लेकिन मेरे पास अभी कोई ड्रेस नहीं, इसीलिए यही ठीक है, अस्परा ने नरमी से कहा। ज्यादा फॉर्मल होने की जरूरत नहीं, मेरी कोई शर्ट पहन लो साथ जीन्स, कल तुम्हारे घर से तुम्हारे कपड़े ले आएंगे, दानिश ने इसे अपनी शर्ट और जीन्स पकड़ाकर वॉशरूम की जानिब धकेलते हुए कहा। अस्परा तुम इधर ही सो जाना, मैं गेस्ट रूम में सो जाता हूँ, वो कहता हुआ अपने कपड़े लेकर गेस्ट रूम की जानिब चल दिया। वो कपड़े बदलकर बाहर आई और बेड पर लेट गई। नींद तो इसकी आंखों से कोसों दूर थी और वो बस यूं ही करवटें बदलती रही। इसके जिस्म का ऊपर वाला हिस्सा टैटू से भरा हुआ है, सफेद रंगत, सुर्ख लब जो हल्की हल्की ब्लैक शेड भी देते हैं, शायद अल्कोहल और सिगरेट के इस्तेमाल की वजह से, और इसके बाल पीच डार्क ब्लैक हैं, बिल्कुल इसकी आंखों की तरह। अस्परा ने ऑफिसर के सामने अरहम का हुलिया बताया। आर यू श्योर मैडम? एक रैंडम लड़का आया और आपके साथ साथ आपके वालिदैन को भी उठा ले गया, ऑफिसर इसकी बात करते हुए सख्ती से बोला। जी सर, इसने कुछ लम्हे इसके दाग वाले चेहरे को देखा और फिर आस्की से सर हाँ में हिलाते हुए बोली। ऑफिसर ने गहरा सांस लिया और फिर हाथ अपने दाग वाले हिस्से पर फेरने लगा जो बाएं जानिब इसकी थोड़ी सी कनपटी तक फैलाया हुआ था। ओके, मगर तुम्हारी फैमिली तक पहुंचने के लिए मजीद इन्फॉर्मेशन चाहिए, ये काफी नहीं है, क्या तुम्हारे पास इन सब का कोई सबूत है या कुछ मजीद इन्फॉर्मेशन? वो अस्परा की आंखों में देखते हुए बोला। इसका नाम, एक आदमी ने
इसे इसके नाम से भी पुकारा था। अस्परा ने अपने हाथ की उंगलियां मसलते हुए कहा, क्या नाम था इसका? ऑफिसर ने अपना हाथ टेबल पर रखते हुए जल्दी से पूछा। अरहम, अस्परा ने सरगोशी नुमा कहा। बस यही? इसका मुकम्मल नाम बताओ। ऑफिसर ने आबरू चुकाते हुए कहा। पता नहीं, इसने बस अरहम ही कहा। क्या तुम्हें याद नहीं वो घर किधर बना हुआ था? ऑफिसर ने सवालिया नजरों से इसकी जानिब देखा। किसी जंगल में वो घर था। मैं अंधाधुंध भागती यहाँ वहां भी नहीं देखा। काफी देर भागने और चलने के बाद मैं क्लब तक पहुंची। मैं सही से नहीं जानती, वो बेबसी से बोली। इसी दौरान एक सिपाही आया और ऑफिसर को एक फाइल पकड़ा गया जो इसने कुछ देर पहले ही मंगवाई थी। वो इस फाइल के पेज बदलने लगा। दानिश ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और आस्की से इसका हाथ मसलने लगा। अस्परा ने परेशानी से इसकी जानिब देखा। रिलैक्स, सब ठीक हो जाएगा, दानिश ने इसे तसल्ली दी। क्या तुम इस आदमी को पहचान लोगी? ऑफिसर ने गला खंगारते हुए कहा ताकि इनकी तवज्जो हासिल कर सके। मैं इसकी शक्ल भीड़ में भी पहचान लूंगी, क्योंकि जिंदगी में जितनी तकलीफ मुझे इसने दी है किसी ने नहीं दी। ही इज ट्रूली मॉन्स्टर। अस्परा ने सर्द मेहरी से अरहम को सोचते हुए कहा। ओके, मैं तुम्हें फाइल सिखाता हूँ, वो देखकर बताओ। इनमें से तो कोई और आदमी नहीं? ऑफिसर ने इसकी जानिब फाइल करते हुए कहा, जो अस्परा जल्दी से पकड़कर सफ़े उलटने लगी। नहीं, वो इनमें नहीं है। वो जल्दी से कागज लपेटते हुए मिनमिनाई। ध्यान से देखो अस्परा, दानिश ने इसके कंधे पर हाथ रखकर नरमी से कहा। लेकिन दानिश, वो... इसके बाकी के अल्फाज मुंह में ही दम तोड़ गए और हैरत से आंखें फैली। दानिश ने इसकी तस्वीर की जानिब देखा जहां एक शानदार आदमी अपने लबों से सिगार लगाए हुए खड़ा था। क्या ये वही आदमी है? दानिश ने अस्परा की जानिब देखा जिसका चेहरा लट्ठे की मानित सफेद पड़ रहा था। हाँ, ये वही आदमी है जिसने मुझे और मेरी फैमिली को किडनैप किया है। अस्परा ने अरहम की तस्वीर की जानिब इशारा करके चीखते हुए कहा। पर रिलैक्स, दानिश ने इसके बाजुओं को सहलाया। यही आदमी है वो दानिश, यही है वो, अस्परा ने वापस से ऊंची आवाज में कहा। ऑफिसर ने जल्दी से इस फाइल को पकड़ा और देखते ही देखते इसके चेहरे के तासुरात बदले। आर यू श्योर मैडम? ऑफिसर ने तहम्मुल से पूछा। अब क्यों क्या लगता है मैं झूठ बोल रही हूँ? मैं इसका चेहरा कैसे भूल सकती हूँ? ये वही आदमी है जिसने पहले मुझे और मेरे बेला को किडनैप किया, फिर मेरे माँ बाप को मारने का हुक्म दिया। आपको क्यों समझ नहीं आ रही? वो बेबसी से बोली और आंखें रफानी से भीगने लगी। नामुमकिन, पलक भींचकर गहरा सांस भरता हुआ बोला। मैं बता रही हूँ ये वही है जिसने मुझे टॉर्चर किया, फिर किडनैप और मेरे माँ बाप को भी किडनैप किया। अब की बार वो हलक के बल चीखी। ऑफिसर ने फाइल टेबल के ऊपर उछालकर खुद कुर्सी के साथ टेक लगा दी और साथ अपने बालों में उंगलियां चलाने लगा। ये नामुमकिन है, तुम्हें सच में यकीन है ये वही आदमी है? वो इसकी आंखों में आंखें गाड़ते हुए बोला। क्या आपको सुनाई नहीं दे रहा? मैं बता रही हूँ ये वही आदमी है, अस्परा ने सुलगते हुए लहजे में कहा। परी काम डाउन। दानिश ने इसका हाथ अपने हाथ में लिया। इसने 2 पल में मेरी जिंदगी तहस नहस कर दी। अगर मेरी जगह आपकी खुद की बेटी होती तो इससे भी ऐसे ही बार बार एक ही सवाल करते, फौरी एक्शन ना लेते आप? वो शोला बरसाती नजरों से ऑफिसर की जानिब देखते हुए चीखी। बाहर से कुछ पुलिस वाले इतना शोर सुनकर अंदर की जानिब भागे, जिन्हें ऑफिसर ने आंखों से इशारा करते हुए बाहर भेजा। मैडम, आप यहाँ बैठे, ऑफिसर ने इसकी जानिब देखते हुए नरमी से कहा। नहीं, मैं प्लीज मैम, ऑफिसर ने इसकी बात काटते हुए कहा, जिस पर अस्परा सीट पर बैठ गई। मेरी बात सुने प्लीज, मैं आपकी सिचुएशन समझ रहा हूँ और मैंने आपकी फैमिली को ढूंढने के लिए एक ऑपरेशन भी तैयार कर लिया है। आप बस घर जाएं और रेस्ट करें, आपको इसकी शदीद ज़रूरत है। अगर आप इजाज़त दें तो मैं आपको एक डॉक्टर भी रिकमेंड कर सकता हूँ। आपको सिर्फ... क्या? मैं यहाँ आपको क्या बता रही हूँ और आप मुझे डॉक्टर का मशवरा दे रहे हैं? मैम प्लीज समझें, मुझे नहीं आपको समझना चाहिए। इनफ इज इनफ। ऑफिसर इसके अल्फाज काटते हुए एकदम से घुराया। मैं यहाँ तुम्हारी फैमिली को वापस लाने की कोशिश कर रहा हूँ। यकीन करो, मैं अपना 100% दूंगा, लेकिन जो सब तुम कह रही हो वैसा पॉसिबल ही नहीं है। ऑफिसर ने फाइल पकड़कर वापस से इस आदमी की तस्वीर की जानिब इशारा करते हुए गुस्से से कहा। तुम जो कह रही हो ऐसा लग रहा है तुम स्ट्रेस में हो और कुछ भी बोल रही हो, इसीलिए डॉक्टर को दिखाओ अपना आप। ओके, आपको लगता है मैं जो भी कह रही हूँ सब झूठ है? आपको यकीन क्यों नहीं आ रहा कि वो यही आदमी है? वो बेबसी से बोली। क्योंकि आपको मेंटली सदमा है और कुछ नहीं। जो आप बोल रही हैं वो हो ही नहीं सकता। आई थिंक यू नीड अ थेरेपिस्ट।
वो सुकून से खोया हुआ। अस्पना ने इसकी जानिब हैरत से देखा और गुस्से से इसका खून खोलने लगा। मुझे नहीं आपको थेरेपिस्ट की जरूरत है, मैं तब से ही बता रही हूँ वो यही आदमी है जिसने आखिरी 2 दिनों से मुझे टॉर्चर किया है और आप कह रहे हैं मैं पागल हूँ। वो इसकी आंखों में देखते हुए एक एक लफ्ज चबाकर बोली। हाँ तुम हो, ऑफिसर ने सुकून से कहा। या खुदाया, प्लीज दानिश मुझे यहाँ से ले जाओ। वो एकदम उठते हुए बोली। मैम, मैंने बहुत सुन लिया, अब एक लफ्ज मजीद नहीं सुनूंगी। वो ऑफिसर की बात काटते हुए तेजी से बोली और दरवाजे की जानिब बढ़ गई। मैम, आई एम सीरियस, यू नीड अ थेरेपिस्ट। ऑफिसर इसके पीछे बड़बड़ाया लेकिन वो इग्नोर करती आगे बढ़ गई, जबकि दानिश इसके पीछे चलने लगा। मैम, आपको और लोगों की तस्वीर दिखा सकता हूँ, हो सकता है आपको गलतफहमी हुई हो और कोई और हो। अस्पना जो बाहर ही निकली थी एकदम से रुकी और मुड़कर इसकी जानिब देखा। मुझे पता है मैंने क्या देखा है और सहा है, इसलिए मैं जानती हूँ मैंने जो कहा वो बिल्कुल सच है। इसने कहकर दरवाजे का हैंडल घुमाया। नहीं, तुम सच नहीं कह रही, जिसके बारे में आप बात कर रही है वो मर चुका है, ऑफिसर ने सीट से उठकर चीखते हुए कहा। अस्परा का वजूद थमा और इसने पलटकर ऑफिसर की जानिब देखा। क्या? अस्परा ने बेयकीनी से कहा। जो आपने सुना वो मर चुका है, ऑफिसर ने इसे घूरते हुए कहा, जबकि अस्परा की धड़कन खौफ से बढ़ने लगी। आप क्या कह रहे हैं ऑफिसर? आपको एहसास भी है? वो मरा नहीं, वो जिंदा है। मैंने इसे क्लब में देखा, फिर जब इसने मुझे और मेरी बहन को किडनैप करवाया तब देखा, और मैंने इसे कल भी तो देखा। वो मरा नहीं, जिंदा है, वो नहीं मर सकता, वो मर चुका है मिस अस्परा, ऑफिसर ने अस्परा की बात को काटते हुए कहा। He was one of the most wanted criminals. इसको जिंदा पकड़ना नामुमकिन था, इसीलिए इसका इनकाउंटर कर दिया गया था, ऑफिसर ने एक एक लफ्ज पर जोर देते हुए कहा। आप इतने यकीन के साथ कैसे कह सकते हैं? हो सकता है इसने मरने का ड्रामा किया हो, दानिश ने ऑफिसर की जानिब देखते हुए कहा। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि वो मैं ही था जिसने खुद इसे अपने हाथों से मारा था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, ऐसा कैसे हो सकता है? अस्परा ने कुर्सी पर बैठकर अपना सर हाथों में पकड़ते हुए कहा। 1 मिनट, ऑफिसर ये कहता हुआ उठा और कबर्ड खोलकर कुछ ढूंढने लगा। कुछ देर में एक फाइल लेकर अस्परा के करीब आया और इसे पकड़ाई, जिसमें कुछ तस्वीरें थी। ये देखो, ये ड्रग्स हैं जिन्हें ट्रांसपोर्ट और लोड किया जा रहा है, ऑफिसर ने तस्वीर की जानिब इशारा किया। औरतें, ड्रग्स और स्मगलिंग इसका पेशा था। वो ये सब काम इटली के आदमी रजा ब्रांडो से, जो मेन सरबराह है, इसी के लिए करता था और इसका राइट हैंड आदमी था। तो आपने इसे अपने हाथों से मारा? दानिश ने इसकी जानिब देखते हुए पूछा। हाँ, मैंने मारा। वो और इसका सरबराह हमारे निशाने पर थे। मुझे आज भी वो रात ऐसे ही याद है जैसे कल की बात हो। 2 साल पहले हमें इंफॉर्मेशन मिली कि रजा अपने एक पार्टनर टोनी के साथ बैंकॉक में मिल रहा है। सारा बैंकॉक इसकी उंगली के इशारे पर चलता था। वहां के लोगों को किसी किस्म की हिफाजत मैसर नहीं थी, क्योंकि इनकी पुलिस ना होने के बराबर थी और वो सिर्फ अपनी जेब गर्म रखना जानती थी। बाकी इन लोगों के साथ क्या हो रहा है इन्हें कोई सरोकार नहीं, और टोनी इंसानों को बेचता था, ऑफिसर ने दांत पीसते हुए कहा। हम लोग दी हुई इंफॉर्मेशन के मुताबिक बैंकॉक रवाना हो गए ताकि इन दोनों रजा, टोनी और अरहम का सर कलम कर सकें। कुछ पुलिस वाले वहां हमारा साथ दे रही थी, जबकि कुछ ने इस बारे में इत्तला इन्हें दे दी थी। हमें ऊपर से ऑर्डर दिए गए थे कि अगर जरूरत पड़े तो हथियार भी इस्तेमाल करें। इस तरह गन्स के जरिए इन लोगों के खिलाफ मुकाबला किया, जिसकी वजह से बहुत से हमारे आदमी और सिपाही दम तोड़ गए। इस पल को तो लगने लगा कि हम सबको खत्म करने के लिए बस स्कॉर्पियो और इसके साथी ही काफी हैं। ये कहते हुए ऑफिसर ने लंबा सांस खींचा। मुझे याद है आज भी वो गली जिसमें मैंने पहली बार अपनी जिंदगी में अरहम को देखा, ऑफिसर ये कहते हुए अपनी पुश सीट के साथ टिकाकर आंखें बंद कर गया। फिर क्या हुआ? दानिश ने अपने लबों पर जुबान फेरते हुए पूछा। तुम लोग ये निशान देख रहे हो? ऑफिसर ने अपने चेहरे की लेफ्ट साइड पर कनपट्टी से थोड़ी तक फैले निशान की तरफ इशारा करते हुए कहा, जिस पर अस्परा और दानिश दोनों ने सर हिलाया। ये इसी की वजह से है। हमारे ऑफिसर ने बहुत उम्दा टीम इनके खिलाफ लड़ने के लिए भेजी, मगर स्कॉर्पियो ने सबकी तवज्जो अपनी जानिब करवाकर टोनी और रजा को वहां से फरार करवा दिया। यकीन करो, मैंने अपनी 30 साल जिंदगी में इसके जैसा आदमी नहीं देखा। इसके आसपास सब आदमी मर चुके थे, लेकिन इसके हौसले में जरा बराबर कमी नहीं आई थी और वो अकेला हमसे लड़ता रहा।
اس کے پاس کسی قسم کا ہتھیار نہیں بچا. وہ خالی ہاتھوں سے لڑتا رہا, یعنی اسے کوئی طاقت لڑائی سے روک نہیں پائی. He was a monster, pure monster. میں نے اپنے آدمیوں کو حکم دیا تھا اسے زندہ پکڑنا ہے, کیونکہ میں ٹونی اور رضا کا پتہ چلوانا چاہتا تھا, مگر اس نے میرے آدمیوں کو میری آنکھوں کے سامنے انتہائی بے رحمی سے قتل کیا. اس نے میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے میرے ایک آدمی کو ابلتے ہوئے تیل میں پھینک دیا. اس کے ہاتھ ایک دفعہ بھی نہیں کپکپائے, بلکہ اس کی آنکھیں مجھے چیلنج کر رہی تھی کہ اگر ہمت ہے تو اس پر گولی چلاؤ. اس کی آنکھوں میں ذرا بھی خوف نہیں تھا, صرف وحشت اور غصہ تھا سب کو تباہ و برباد کر دینے کا. اسی لیے میرے پاس کوئی آپشن نہیں تھا سوائے اسے قتل کر دینے کے, اسی پل اسی جگہ. آفیسر نے یہ کہتے ہوئے اپنی آنکھیں فرش کے اوپر گاڑی. He died. اسپران نے دھڑکتے دل کے ساتھ پوچھا. Yes. آفیسر نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے یقین سے کہا. آپ یہ کیسے جانتے ہو؟ کیونکہ اس کی نبض نہیں چل رہی تھی اور میں نے اس کے دل میں گولی چلائی تھی. آفیسر نے ایک ایک لفظ پر زور دیا. کیا اسے دفن کیا گیا؟ دانش نے سوالیہ نظروں سے اس کی جانب دیکھا. نہیں, اس کا وجود جل گیا تھا. آپ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ کیا آپ نے اسے جلتا دیکھا؟ میں کتنی دفعہ بتا چکا ہوں مس اسپرا, میں نے خود مارا ہے اسے. سمجھ کیوں نہیں آ رہا؟ میں کہہ رہا ہوں نا, یہ وہ آدمی نہیں ہو سکتا جس کی آپ بات کر رہی ہیں. آفیسر نے غصے سے دانت پیستے ہوئے کہا. اسپرا نے اپنا چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالے میں چھپایا اور گہری سانس لی. کیا میں سچ میں پاگل ہو گئی ہوں؟ کیا مجھے واقعی تھراپسٹ کی ضرورت ہے؟ وہ دل ہی دل میں خود سے بڑبڑائی. مس اسپرا, آپ گھر جائیں اور آرام کریں. آپ کی فیملی کے بارے میں کوئی بھی انفارمیشن ملے گی تو ہم آپ کو بتا دیں گے, آفیسر نے نرمی سے کہا. شکریہ آفیسر. دانش نے کہتے ہوئے اسپرا کو بازو سے پکڑ کر اٹھایا اور وہ پولیس اسٹیشن سے باہر نکل گئے. وہ دونوں گاڑی میں بیٹھے اور دانش کے گھر کی جانب روانہ ہو گئے, اور سارے سفر میں دونوں نے ایک دوسرے سے ایک لفظ بھی نہیں کہا. اوہ میرے خدایا, شکر ہے تم بالکل ٹھیک ہو ہنی. اسپرا جو سیڑھیاں چڑھ کر اوپر جانے لگی تھی, عالیہ بیگم کی آواز سنی تو وہاں سے رک گئی, کیونکہ وہ رات میں بھی دیر سے آئی تھی اور صبح بھی جلدی نکل گئی, اسی لیے بھی ابھی تک ان سے نہیں ملی تھی. عالیہ بیگم آگے بڑھی اور اسے اپنے سینے سے لگا لیا. یہ تمہارے لیے اور باقی سب کے لیے بہت فکر مند تھے. تمہارے ماموں بھی صبح سے اس قدر پریشان ہیں, کچھ سمجھ نہیں آ رہا یہ سب کیسے ہو گیا, عالیہ بیگم نے پریشانی سے کہا. جس پر اسپران نے نظر اٹھا کر اپنے ماموں کی جانب دیکھا, جن کے چہرے پر تھکاوٹ اور پریشانی کے تاثرات واضح تھے. عالیہ بیگم ایک وکیل ہیں, جبکہ اویس صاحب نیورولوجسٹ ہیں. تم لوگ کدھر گئے تھے؟ عالیہ بیگم نے اسپرا اور دانش کی جانب دیکھتے ہوئے کہا. اسپرا جاننا چاہتی تھی پولیس والوں نے پھپھو اور انکل اور بیلا کے بارے میں کوئی انفارمیشن حاصل کی یا نہیں. بس اسی سلسلے میں گئے ہوئے تھے, دانش نے شائستگی سے جواب دیا. لیکن تم خود کدھر تھی اس رات جب ان سب کو کڈنیپ کیا گیا؟ عالیہ بیگم نے پوچھا, جس پر اسپر نے گہرا سانس لیا. میں باہر تھی, وہ لڑکھڑاتی آواز میں بولی. باہر کدھر گئی تھی؟ اسپرا عالیہ بیگم کو نہیں بتانا چاہتی تھی, کیونکہ وہ جانتی تھی اگر اس نے انہیں کچھ بھی بتایا تو وہ یہ کیس اپنے ہاتھوں میں لے لیں گی, اور وہ اب ان لوگوں کے لیے کسی بھی قسم کی مشکل کا باعث نہیں بننا چاہتی تھی. اپنی یہ تحقیق تھوڑی دیر کے لیے بند کرو عالیہ, وہ تھکے آ رہے ہیں, کم از کم انہیں بیٹھنے تو دو, اویس صاحب نے ان سب کی جانب دیکھتے ہوئے کہا. جس پر اسپرا نے سکون کا سانس بھرا. اوکے جاؤ بیٹا, جا کر فریش ہو جاؤ, پھر نیچے آؤ, مجھے تم سے اس سلسلے میں بہت ساری باتیں کرنی ہے, عالیہ بیگم نے مسکراتے ہوئے کہا. فکر مت کرو, سب ٹھیک ہو جائے گا, اویس صاحب نے اس کے سر پر پیار دیتے ہوئے کہا, اور جبکہ اسپرا ہاں میں سر ہلاتی اوپر کی جانب چلی گئی. مجھے یہ جگہ چھوڑنی ہوگی, میں یہاں مزید نہیں رک سکتی, اسپرا نے کمرے میں یہاں وہاں چکر لگاتے ہوئے کہا, کیونکہ اس کا دل کچھ غلط ہونے کا خیال سے لرز رہا تھا. اور وہ کیوں بھلا؟ دانش نے آئیبرو چکاتے ہوئے پوچھا. تمہاری ماما. میں انہیں کچھ نہیں بتا سکتی دانش, میں اپنی وجہ سے مزید کسی کی جان خطرے میں نہیں ڈالوں گی. پہلے بھی اس کی دھمکی کو سیریس نہیں لیا تھا, اور اس کی قیمت میری فیملی ادا کر رہی ہے, خدا جانتا ہے وہ زندہ بھی ہے یا. وہ یہ کہتے کہتے بے بسی سے رو دی. وہ زندہ ہے, انہیں کچھ نہیں ہوا, یقین کرو, دانش نے ایسی سے کہہ کر اس کی جانب اپنے قدم بڑھائے. مجھے ذرا سمجھ نہیں آ رہی یہ سب آخر میرے ساتھ کیوں ہو رہا ہے. وہ زمین پر بیٹھ کر سسکتے ہوئے بولی. تمہیں آرام کی ضرورت ہے, سب ٹھیک ہو جائے گا, دانش نے اس کے برابر بیٹھ کر اس کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیتے ہوئے محبت سے کہا, جبکہ وہ خاموش رہی تو اسے ہاتھوں سے پکڑ کر اٹھایا اور پھر بیڈ کی جانب لے گیا. کچھ دیر ریسٹ کر لو, وہ لائٹ آف کرتے ہوئے بولا. اسپرا بیڈ پر لیٹ گئی تو وہ کمرے سے نکل گیا. اسپرا کا شدت سے دل کیا کہ وہ فاطمہ اور فائقہ سے بات کرے, مگر اپنے ڈر کی وجہ سے ویسے ہی لیٹی رہی اور مختلف سوچوں میں الجھنے لگی. دانش جب مسلسل لیٹے رہنے پر اسے نیند نہیں آئی تو تھک کر دانش کے پاس آ کر
इससे पुकारा जो टीवी देखने में मसरूफ था। इसने चैनल बदलते हुए कहा, क्या हम हमारे घर जा सकते हैं? अस्परा ने उम्मीद से इसकी जानिब देखा। नहीं, वो सुकून से बोला। मगर क्यों? बिकॉज द होम इज सील क्लोज्ड ड्यू टू ऑल द इन्वेस्टिगेशन। वो न्यूज देखते हुए बोला। लेकिन मैं घर जाकर देखना चाहती हूँ वहां मेरे जाने के बाद क्या हुआ था। फुलब चबाते हुए बोली। कुछ नहीं परी, बस क्या वहां खून के निशानात मौजूद थे? वो लरसती आवाज में बोली। इसके अल्फाज पर दानिश ने पलटकर हैरत से इसकी जानिब देखा। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था। इन्फॉर्मेशन के बाद मैं और मामा फौरी पापा उधर गए थे। वहां किसी किस्म का कोई खून नहीं था। तुम ठीक हो अस्परा? वो भी ठीक ही होंगे, बहुत जल्द हम सबके दरमियान मौजूद होंगे। इसीलिए जरूरत से ज्यादा सोचकर खुद का तकलीफ मत पहुंचाओ, वो तपे हुए लहजे में बोला। इससे पहले अस्परा अपना मुंह खोलती हुए दोनों की तवज्जो दानिश के बजते मोबाइल ने खींची। इसने गुस्से से कॉल उठाई और सलगते हुए लहजे में दो बातें करके बंद कर दी। क्या था ये सब? अस्परा ने दानिश की कॉल बंद कर देने पर पूछा। कुछ खास नहीं, वो मुंह से हुए बोला। मैंने कुछ पूछा है। अस्परा ने इसे घूरा। कुछ गुस्सा है मुझसे? दानिश ने अपने बालों पर हाथ फेरते हुए कहा। ओ, तो जाओ मिलो इससे जाकर, प्रैक्टिस करो, वैसे भी मैच करीब है। अस्परा ने जल्दी से कहा, क्योंकि वो इस पर किसी किस्म का बोझ नहीं बनना चाहती थी। फिर तुम भी मेरे साथ चलोगी? नहीं, तुम जाओ, मैं तुम्हारा इधर ही वेट कर रही हूँ, अस्परा ने मुस्कुराते हुए कहा। ओके, बस कुछ घंटे, जल्द ही मिलते हैं, वो कहते हुए उठ गया और बाइक की चाबी लेकर घर से निकल गया। ओके गाइस, आज के एपिसोड के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। नॉवल अच्छा लगने की सूरत में प्लीज शेयर भी करें। ओके, अल्लाह हाफिज।